So now we will discuss about what is a ecosystem, right? So it is a system formed by the interaction of all the living organism with each other in the form of physical and chemical factors of the environment. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंपल वेज में समझते हैं. आप देखोगे कि ये जो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोडाइवर्सिटी जस्ट अभी डिस्कस की थी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप होगा. बेसिकली इकोसिस्टम दो वर्ड्स आप समझ सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी होगी. आप देखोगे कि ह्यूमन जो है वो कई सारी चीज़ों के लिए नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. आई थिंक मैं तो यही मानूंगा कि कई सारी चीज़ों के लिए, क्या मोस्टली चीज़ों के लिए वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो ऑल द प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, तो ये जो एक इंटरडिपेंडेंसी है, यानी कि डिपेंडेंसी जो आपको दिखाई देती है, यही क्या करेगी, ये आपको एक दूसरे के ऊपर सिस्टम की तरह काम करने में आपको दिखाई देती है. ठीक है, सो दिस रिलेशन बिटवीन द living organism as well as the relation between the organisms and their surrounding forms an ecosystem. ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये बेसिकली हमको दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज की गई, जिसके अंदर हम देखेंगे फूड चेन एंड फूड वेब. राइट, तो आप देखोगे कि जो चेन है बेसिकली वो क्या होगी, एक सिंपल प्रोसेस होगी, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपने फूड कंजम्पशन के लिए, अपने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपल चेन ऑफ फीडिंग्स रिलेशनशिप बिटवीन द 3 और 4 ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फूड चेन. सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको जस्ट ये याद रखना है फूड चेन है तो सिंपल चीजें आपको दिखाई देंगी. ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एग्जांपल भी देख सकते हैं. यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये ग्रास से स्टार्ट होता है. ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इसको एक छोटा एनिमल कंज्यूम करेगा, फिर इसको ये कंज्यूम करेगा. ठीक है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, फिर इसको स्नेक कंज्यूम करेगा और फिर स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा, वल्चर कंज्यूम करेगा. ठीक है, तो यहां पर हमने एक एग्जांपल देख लिया, चलो और सिंपल एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, यानी कि सपोज करते हैं एक ग्रास है. ठीक है, एक एरिया है बहुत बड़ा, वहां पर एक डियर का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो डियर है, अब डियर ने उसको कंज्यूम किया ग्रास को. ठीक है, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया. ठीक है, फिर इसके बाद आप देखोगे कि इस डियर को कौन कंज्यूम करेगा, कोई भी बड़ा एनिमल लाइक द टाइगर एंड लॉयन. ठीक है, उन्होंने इसको कंप्लीट किया. तो अब आप देखोगे कि जब टाइगर ने उसको किल किया तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ. ठीक है, तो आप देखोगे इसको एक फूड मिल गया. और जब यहाँ पर क्या होगा कि जब वो लॉयन या जो टाइगर है वो, ठीक है, जब उसकी डेथ होगी तब उसको कौन कंज्यूम करेगा, उसको कंज्यूम करेगा एक वल्चर. ठीक है, या फिर अदर जो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, और फिर जब उसके बाद जब वल्चर की डेथ होती है बेटा, तो उसके बाद उसको डिकम्पोज किया जाता है उन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देखते हैं ना कि जब किसी की बॉडी डिकम्पोज होती है तो छोटे छोटे कीड़े जैसे आपको दिखाई देने लगते हैं उसके अंदर. ठीक है, तो इसको कौन डिकम्पोज करता है वल्चर को, वो छोटे छोटे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. और जो फिर ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसके अंदर चले जाते हैं बेटा, ये चले जाते हैं आपके सॉइल के अंदर एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. यानी कि फिर वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ग्रास देखने को मिलेगी और ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था ये देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल चेन ऑफ फूड एंड एनर्जी ट्रांसफर. ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड वेब की. ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कई सारी वैरायटी होंगी और उन वैरायटी के अंदर जो एक कंटिन्यूटी हमने देखने को मिली थी इस वाले फूड चेन के अंदर, यहां पर आपको वो कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलेगी. When organism eat a variety of other organisms, eat a variety of other organisms, a food chain becomes more complex. जैसे ही आप देखोगे कि एक जो वेब होता है वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है उसका. ठीक है, देखने में बहुत टफ जैसा लगता है ना, तो सेम यहां पर ही है. अब अगर हम बात करें तो आपने देखा कि एक डियर है, डियर को किसी अदर एनिमल ने कंज्यूम कर दिया. ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लेते हैं एक फॉक्स ने उसे कंज्यूम किया. अब फॉक्स क्या कर रहा है, सिर्फ डियर को नहीं कंज्यूम कर रहा है बल्कि कई अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है. जैसे अगर हम बात करें तो एक रैबिट है, उसको भी कंज्यूम करता है वो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको
और कॉम्प्लेक्स होता गया चीजें। अब आपने देखा कि तो जब वो पर्टिकुलर फॉक्स क्या होता है, डेथ होती है, तो उसको कई अदर एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक क्लैरिटी नहीं देखने को मिलेगी और आप देखोगे कि ये धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है तभी इसको क्या बोला जाता है बेटा, इट विल नोन एज द फूड वेब, राइट। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसके जितने भी फिनोमिनास हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। So now we will discuss the human environment, right? So you will see that human environment is made up of the humans, right? तो अगर हम बात करते हैं human environment की, तो आपको यहाँ पर दो चीजें डिस्कस करने चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी वो दो चीजें हैं? बेसिकली द ह्यूमन एनवायरनमेंट इज टू टाइप्स। बुक में आई थिंक नहीं दे रखा है, बट हम लोग डिस्कस करते हैं तो आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। फर्स्ट होता है हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट विच इज बिल्ट बाय ह्यूमंस, ठीक है, जिसको बनाया जाएगा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, राइट, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। सो दीज आर द built environment. And the second is the socio-cultural environment. जैसे आप देखोगे आपकी फैमिलीज हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप क्या ऑफिसेस के अंदर जा रहे हो, सोसाइटीज के अंदर हम रहते हैं। सो बेसिकली दीज आर द सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज, राइट, और वी कैन कंसिडर इट एज द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये हमको बता रही होंगी ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, राइट। तो अब यहीं पर हम डिस्कस करते हैं दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्रिएशन सच एज रोड्स, ब्रिजेस एंड द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस इन द वर्ल्ड विच दे लिव, ठीक है। एक ऐसे दुनिया में, एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर वो रह रहे हैं और अपनी पूरी सोशल एक्टिविटीज, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस और अपनी जो पॉलिटिकल विल्स हैं उनको किस तरीके से वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं दे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा, ये देखने को मिलेगा कि ह्यूमंस जो हैं कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, किनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, किसका प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये है हमारी हर वो नेचुरल चीजें जिससे आपको हेल्प मिलती है अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम आज भी देखें तो जितनी भी हमने चीज़ों को बनाया है, डिस्कवर किया है या इन्वेंट किया है, बेसिकली दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है। कहीं ना कहीं नेचर से हमने हेल्प लिया हुआ है। तो आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग थी ह्यूमंस की वो बहुत सिंपल रही, ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमंस ने क्या करा, जितनी भी चीजें ली वो नेचर से ली और एक बैलेंस्ड वे में उसने क्या करा है, नेचर का यूज करना स्टार्ट किया है। बट जैसे जैसे आप देखोगे कि ये अपनी एक पेस पकड़ता है, ठीक है, एक फेज के अंदर बढ़ना स्टार्ट करता है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जैसे ही हमने देखा कि ह्यूमंस ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अचीव किया, तो आपको वहां पर कई तरह से नेचर को डिटेरिएट करने वाली चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे फिर क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो साइंस है, टेक्नोलॉजीज हैं, इसके अंदर ह्यूमंस ने काफी ज्यादा क्या किया है, अपना डेवलपमेंट किया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके आगे, तब आपको देखने को मिलेगा द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, दैट हाउ द ह्यूमन आर इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट, ठीक है। हमने जब कई सारी चीजों को एनवायरमेंट के अंदर डिस्कस किया तो ह्यूमन किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपली डिस्कस करेंगे बेटा, द फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ह्यूमन बीइंग्स विद डिफरेंट मटेरियलिस्टिक नीड्स। जैसे अगर हम बात करें तो जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है इसने क्या किया है, ह्यूमंस के लिए हर वो चीज, हर वो पॉसिबल चीजें उसको प्रोवाइड की हैं जिनकी उसे जरूरत होती है, लाइक द फूड, फिशेस, राइट। तो हर चीज हमें कहां से मिल रही है, ये मिल रही है हमें नेचर से। पर क्या होगा, अब देखोगे कि धीरे धीरे जो ग्रीड है ह्यूमन की कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। उसकी जो विल है अपने आप को और ज्यादा डेवलप करने की, ये क्या कर रहा है, ये हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं डिटोरिएट करता जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाता जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटीज आल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट। बेसिकली ह्यूमंस आर नाउ द बिगेस्ट थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। किस तरीके से, आप देखोगे वी आर यूजिंग एवरीथिंग ऑफ नेचर, और उसको भी हम क्या कर रहे हैं, विदाउट एनी
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा टर्म है जिसे डिस्कस करेंगे हम आगे। तो आप देखोगे कि हमें एक ऐसे वे में डेवलपमेंट करना है जो क्या करेगा, हमको बिना उस एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किए हुए, बिना नेचर को एक्सप्लॉइट किए हुए हमें अपनी हर उस नीड को पूरा करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए पहले ह्यूमन क्या करता था, नेचर से चीजें ले रहा है और अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है। पर अब हम देखते जाएंगे बेटा कि वो अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, लाइफ को और लग्जरियस बनाने के लिए वो नेचर को क्या करता जा रहा है, और ज्यादा एक्सटेंसिव यूज करता जा रहा है। आप देख रहे हो कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन के इंक्रीज के साथ साथ हमने देखा कि जो फॉरेस्ट हैं उनको कट करना ज्यादा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ट्रीज को ज्यादा कट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बैलेंस होता था हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, कहीं ना कहीं अब क्या आपको देखने को मिलेगा, ये एक ऐसी प्रोसेस के अंदर देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं इसको खराब कर देगी। राइट, चलो अब हम बात करते हैं बेटा, व्हेन द डिस्टर्बेंस मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन द एनवायरनमेंट वर लेस, नेचर कुड इजीली रिपेयर इट। यानी कि जब ह्यूमन इस पूरे जो भी इसने प्रोसेस किया, ठीक है, जो भी इसने ट्रीज वगैरह कट किए हैं, अगर एक छोटे अमाउंट में करेगा तो जो अर्थ है, जो अपना नेचर है, वो इसको खुद ही रिपेयर कर सकती है। ठीक है, बट अगर हम बात करें बेटा तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ह्यूमंस इसको और एक्सटेंसिव करता जा रहा है और बड़े लार्ज एरियाज में करता जा रहा है, तो अर्थ के पास, हमारे नेचर के पास भी वो पावर नहीं है कि वो इसको क्या कर सके, रिवर्स कर सके और इसे चेंज कर सके। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये क्या कर रहा है, पॉल्यूशन लेकर आ रहा है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट को और ज्यादा पॉल्यूट करता जा रहा है। तो इससे जो इनकी एक क्वालिटी होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पर कई तरह से आपको बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ग्रीन हाउस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा तो इसके बाद आता है कि इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन इज लाई इन द हैंड ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो जब उसने इन चीजों को डिटोरिएट किया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तभी उसके सामने आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि ये जो पूरी डेवलपमेंट है वो इस मैनर में, इस तरीके से किया जाना चाहिए कि आपके सामने जो भी प्रोसेस हो वो एक कंट्रोल्ड वे में हो। यानी कि जितने भी हम रिसोर्सेस को आज यूज कर रहे हैं, बेसिकली हमें उन्हें प्रिजर्व भी करना चाहिए। प्रिजर्व किसके लिए, आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन लोगों के लिए। अगर हम बात करते हैं, अगर हम आज ही सारे ट्रीज को कट कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमारी अर्थ के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट डालेगा और आप देखोगे कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं कहीं ना कहीं वो इससे प्रॉब्लम में आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा दैट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स द लाइफ। यानी कि अगर हमने इस पूरे अर्थ को खराब कर दिया, यहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे, जो नेचर था, उसको हमने बर्बाद कर दिया, तो क्या हमारे साथ और कोई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं? सो द आंसर इज टिल टुडे इज नो। राइट, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स हैं यही हमें क्या बता रही होंगी कि आने वाला जो टाइम है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, टू नर्चर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ, इट इज द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन सर्वाइवल। यानी कि जब आप पूरे सर्वाइवल की बात करते हो ह्यूमंस की, तब आपके पास एक ऐसे ब्लूप्रिंट्स होने चाहिए, ऐसे मास्टर प्लान्स होने चाहिए जो क्या करता होगा, आपकी पूरी लाइफ को इस तरीके से आगे लेकर जाए जहां पर आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो और उस नेचर को अच्छे से यूज भी कर रहे हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक टर्म यूज की जाती है जिसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहां पर हमारे सामने निकल कर आता है इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ द 3 R's, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी चीज को अगर उसको रीयूज किया जा सकता है देन वी शुड रीयूज इट। हमें उसे क्या करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। फिर जो आता है हमारे सामने वो आता है रिड्यूस, यानी कि वी शुड रिड्यूस द यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। हमें उस चीज का, उस रिसोर्स का कम से कम यूज करना चाहिए या उसके यूज को हमें कम कर देना चाहिए। फिर आता है रिसाइकल। वी हैव
द ब्राइटेस्ट माइंड, राइट, हम अगर बात करें पूरे अर्थ के ऊपर तो जो सबसे ब्राइटेस्ट माइंड है वो ह्यूमंस का है, नो डाउट, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा कि हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। हर बार अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम यूज करते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट पॉल्यूटिंग कंपोनेंट इज द प्लास्टिक, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या करेगा, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा हमारे सामने जहां पर ये क्या होगा, आपको और ज्यादा चीजों के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपका 3R का है वो यूज होते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब कि हम रीयूज करें, रिड्यूस करें अपने यूज को और रिसाइकल करें, ठीक है। तो ये था हमारा जो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से कंटिन्यू करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।